मित्रों, नमस्कार। मैं डॉक्टर जयंत कुमार डी गुप्ता, श्रीमती केशरबाई लाहौटी महाविद्यालय अमरावती, आज आपके लिए नया वीडियो फाइनल अकाउंट्स अर्थात अंतिम खाते लेकर के उपस्थित हूँ। आइए आज हम देखते हैं कि अंतिम खाते क्या हैं। जैसा कि मैंने अपने पूर्व वीडियो में आपको बताया था कि जो अकाउंटिंग के स्टेप्स होते हैं वो इस प्रकार हैं। जैसे ही ट्रांजैक्शन होता है तो ट्रांजैक्शन को सबसे पहले हम जर्नल में एंट्री करते हैं। जब जर्नल बन जाती है तो जर्नल से जो लेज़र में पोस्टिंग की जाती हैं, सारे जो व्यवहार हैं, ट्रांजैक्शंस हैं, उन्हें उनके नेचर के हिसाब से क्लासिफाइड कर लिया जाता है यहाँ। और जब लेज़र के अकाउंट्स को क्लोज़ किया जाता है तो उनके जो बैलेंसेस निकलते हैं, उन बैलेंसेस को नेक्स्ट स्टेप में, इस स्टेज में ट्रायल बैलेंस बनाई जाती। और ट्रायल बैलेंस बनने की स्टेज हमने हमारे पूर्व के वीडियो में देखी हुई है। अब इसके बाद की स्टेप आज हम देखने जा रहे हैं, फाइनल अकाउंट्स। तो फाइनल अकाउंट्स क्या होते हैं, अंतिम खाते। तो आइए आज हम यहाँ देखें कि अंतिम खाते क्या है। किसी लेखावधि में हुए संपूर्ण व्यवहारों से तैयार खातों के सूक्ष्म द्वारा यह जानना कि व्यापार में लाभ हुआ या हानि, तथा लेखावधि के अंत में क्या स्थिति है, इसके लिए बनाए गए लेखों को ही हम अंतिम लेखे कहते हैं। तो ये है अंतिम लेखे। जो हम अपने अकाउंट्स को बंद करते हैं तो अकाउंट्स को बंद करने के पश्चात जो बैलेंसेस हैं, उन बैलेंसेस को हम अलग अलग खातों में ट्रांसफ़र करके बंद करते हैं। वही प्रक्रिया जो होती है वो प्रक्रिया हमारी कहलाती है अंतिम खाते या फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स में कौन कौन से खाते आते हैं, एक बार हम उनकी चर्चा करें कि फाइनल अकाउंट्स क्या है। तो फाइनल अकाउंट्स कौन कौन से हैं? निर्माणी खाता, व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और स्थिति विवरण। हम जब फाइनल अकाउंट्स की चर्चा करते हैं तो ये खाते हमारे सामने आते हैं। पर मित्रों, ध्यान रखें कि जो निर्माणी खाता होता है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट होता है, वह मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट प्रत्येक संस्था नहीं बनाती। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट वे संस्थान बनाते हैं जो प्रोसेसिंग प्रक्रिया के निर्माण के कार्य से संलग्न होते हैं। और जो संस्थाएं केवल व्यापार, ट्रेडिंग का कार्य करती हैं, गुड्स को परचेज करना और सेल करना, तो वो संस्थाएं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट ना बनाकर केवल ट्रेडिंग अकाउंट ही बनाती हैं। तो यह ध्यान रखें, जो निर्माणी संस्थाएं होंगी वहीं पर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनेगा, अन्यथा व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और स्थिति विवरण बनेगा। मित्रों, एक नवीन प्रश्न हमारे सामने कई बार आता है। स्थिति विवरण खाता नहीं है परंतु फिर भी अंतिम खाते में शामिल किया जाता है। आइए हम इस बात को जानें कि ऐसा क्यों। जब हम परीक्षा सूची बनाते हैं तो परीक्षा सूची में हमारे जितने भी खाते होते हैं, सारे अकाउंट्स के बैलेंसेस वहाँ पर हम लिखते हैं। और इन बैलेंसेस में से कुछ बैलेंसेस हम व्यापार खाते में ले जा कर के बंद कर देते हैं, जैसे प्रारंभिक स्कंद, क्रय का खाता, मजदूरी का खाता, विक्रय का खाता, अंतिम स्कंद का खाता, अर्थात वे व्यापार खाते में जा कर के बंद हो गए। इसके पश्चात हम कुछ बैलेंसेस को, जो कि हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं, प्रत्यक्ष व्यय कहलाते हैं, उन्हें हम ले जा कर के लाभ हानि खाते में बंद करते हैं। तो जैसे कि हम देखते हैं, वेतन है, विज्ञापन का व्यय है, बीमा का व्यय है,
दूसरी तरफ प्राप्त हमारी आय हैं, किराया प्राप्त किया, कमीशन है, बट्टा प्राप्त, तो ये हम कहाँ लाभानी खाते में ले जा कर के बंद कर देते हैं। हमारी माने कुछ मदें व्यापार खाते में बंद हो गई, कुछ जा कर के कहाँ पर शेष बंद हो गए, लाभानी खाते में। अब इसके पश्चात जो शेष हमारे पास खाते बच जाते हैं वो होते हैं संपत्ति एवं दायित्वों से संबंधित खाते। इन संपत्ति और दायित्वों से संबंधित खातों को नए वर्ष में दिखाने के लिए इन अंतिम खातों के साथ अर्थात व्यापार खाता और लाभानी खाते के साथ हमेशा स्थिति विवरण जरूर बनाया जाता है, जो हमारे बचे हुए संपत्ति एवं दायित्वों के खातों की एक सूची होती है। इसलिए हम इसे स्थिति विवरण कहते हैं, क्योंकि इसमें व्यवसाय की आर्थिक स्थिति प्रकट होती है। तो यह कारण है कि हम अपना जो स्थिति विवरण है, बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट जो है हमारी अंतिम खाता नहीं है, क्योंकि यह खाते का स्वरूप नहीं है। इसलिए अंतिम खाते में केवल दो ही खाते हैं, व्यापार खाता और लाभानी खाता। परंतु इन व्यापार और लाभानी खाता के साथ साथ व्यापार की आर्थिक स्थिति दिखाने वाली सूची जो है वो हमारे पास कौन सी होती, स्थिति विवरण होता है। और इन दो चीज़ों को, जो प्रत्यक्ष व्यय अप्रत्यक्ष व्यय को हमने ले जा कर के बंद किया, परंतु ये बंद न होने के कारण इन खातों को हम एक सूची के रूप में लिखते हैं। इसलिए जो स्थिति विवरण बनाया जाता और स्थिति विवरण हमारे अंतिम खाते का एक भाग होता है। इसलिए जो स्थिति विवरण है वह अंतिम खाता नहीं है, परंतु अंतिम खातों में शामिल किया जाता है। तो यह आप याद रखें कि अंतिम खाता न होते हुए भी वह अंतिम खाते का भाग है, क्योंकि बिना उसके हम व्यापार की आर्थिक स्थिति के बारे में चर्चा नहीं कर सकते। और जो शेष बच गए हैं हमारे, जहां ट्रांसफ़र नहीं हुए, उन अंतिम शेषों को एक विवरण के रूप में हमें दिखाना आवश्यक है। इसलिए हम उसे क्या स्थिति विवरण के नाम से जानते हैं। आइए अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे सामने जो अंतिम खाते हैं, अंतिम खाते में पहला खाता मैंने जैसा कि बताया था व्यापार खाता। तो व्यापार खाता कैसे बनाया जाता है, देखिए। तो व्यापार खाता, व्यापार खाते में हम जो प्रत्यक्ष व्यय होते हैं व्यवसाय से संबंधित, उन व्ययों को यहाँ पर दिखलाते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने एक प्रारूप बताया हुआ है व्यापार खाते का, कि व्यापार खाते में कैसा प्रारूप होता है। विकलन और समाकलन पक्ष होते हैं, डेबिट और क्रेडिट के नाम से जिन्हें हम जानते हैं। तो डेबिट साइड में प्रारंभिक रहती है क्रय, और क्रय में से घटाइए क्रय वापसी या बाह्य वापसी, मजदूरी, भाड़ा, ईंधन, जो हमारे प्रत्यक्ष व्यय हैं व्यापार के, उन प्रत्यक्ष व्ययों को हम आक्ट्राय, आयात कर, डाक व्यय, प्रयोग किए गए स्टोर्स, उत्पादन पर अधिकार शुल्क, निर्माण व्यय आदि लिखते हैं। दूसरी तरफ हम समाकलन पक्ष में बिक्री, उसमें से बिक्री वापसी या आंतरिक वापसी जिसे हम कहते हैं, उसको माइनस करते हैं और लिख देते हैं। अंतिम रहतिया और सकल हानि को लिखा जाता है। और जैसे समाकलन पक्ष का योग अधिक रहता है और विकलन पक्ष का कम रहता है, तो हम जब बैलेंस निकालते हैं तो सकल लाभ के नाम से जानते हैं। आइए इसी को हम प्रारूप को अंग्रेजी में देखते हैं। इसको हम ट्रेडिंग अकाउंट कहते हैं। फॉर द ईयर एंडिंग डेट ऊपर लिखी रहती है। यहाँ पर हमेशा जो अंतिम खाते हैं, अंतिम खाते एक विशेष दिन को बनते हैं, इसलिए इनकी डेट ऊपर ही लिखी जाती है। फिर देखते हैं हम इसके कॉलम्स, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट्स। सो ओपनिंग स्टॉक, परचेज माइनस परचेज रिटर्न या आउट
return outward. Wages to carriage, to fuel, to motive power, octroi, import duty, carriage charges, dock charges, store consumed, royalty based on production, royalty based on production, ये ध्यान रखें. मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस एंड credit side, sales minus sales return or return inward. Closing stock, if credit side balance total is greater than debit side, so that position is known as gross profit. Otherwise, if debit side is greater and credit side is smaller, so that is known as gross loss. CD means carry down. It is transferred to our profit and loss account. आइए, जो मैंने अभी एक चर्चा जब आपको शुरू में ही की थी कि निर्माणी खाता, ऐसी संस्थाएं जो संस्थाएं केवल उत्पादन कार्य में जो लगी हुई हैं, तो ऐसी संस्थाएं अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग या निर्माणी खाता बनाती हैं. जो ट्रेडिंग करती हैं वो तो केवल व्यापार खाता बनाएंगी, परंतु जहाँ पर प्रोसेसिंग का कार्य होता है, मैन्युफैक्चरिंग का कार्य होता है, तो ऐसी संस्थाएं क्या बनाती हैं? निर्माणी खाता. तो देखिए, यहाँ निर्माणी खाते का एक प्रारूप आपके सामने दिया हुआ है. निर्माणी खाता 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए, जो भी वर्ष होगा वो वर्ष का नाम डाल देंगे. यहाँ पर भी एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट पक्ष है, तो विवरण राशि के नाम से हमने यहाँ पर लिखा हुआ है. सबसे पहले यहाँ पर हम प्रारंभिक स्कंध लिखेंगे. प्रारंभिक स्कंध निर्माणी संस्थाओं में दो प्रकार का होता है, जहाँ मैन्युफैक्चरिंग चलती कच्चे माल का, और कार्य प्रगति पर वर्क इन प्रोग्रेस जिसको हम कहते हैं वो. तो दोनों स्टॉक्स को लिखेंगे. फिर क्रय, किसका? कच्चे माल का क्रय. उसमें से बाह्य वापसी अगर जो होगी क्रय वापसी, उसको माइनस करेंगे, बैलेंस को हम आउटर कॉलम में ले जाएंगे. मजदूरी है, गैस एवं पानी है, कारखाना का किराया, शक्ति, उपभोक्त स्टोर्स, कच्चे माल के क्रय पर ढुलाई, ये सारी चीज़ें हम डेबिट पक्ष में लिखेंगे. और क्रेडिट पक्ष में अंतिम स्कंध कच्चे माल का कार्य प्रगति पर. तो अंतिम स्कंध भी दो प्रकार है, कच्चे माल का और कार्य प्रगति पर, माने वर्क इन प्रोग्रेस. तो ये दोनों प्रकार के हम अंतिम स्कंध लिखेंगे. फिर जो डेबिट का टोटल है हमेशा बड़ा रहेगा, क्रेडिट साइड का टोटल कम रहेगा, तो उसे हम लिखेंगे व्यापार खाता. निर्मित माल की लागत होती है, इसे हम व्यापार खाते में स्थानांतरित कर देते हैं. और मित्रों, यह भी ध्यान रखें, यहाँ पर हम टू और बाई की जो उपयोग करते हैं, को और से का, वह हमें यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए. आइए, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का हमने अंग्रेजी में भी प्रारूप बताया हुआ है, तो आप देख सकते हैं. मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, दैट ईयर नेम, डेबिट साइड पर्टिकुलर एंड अमाउंट, एंड क्रेडिट साइड आल्सो पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट. ओपनिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल एंड वर्क इन प्रोग्रेस, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल लेस रिटर्न आउटवर्ड. नेक्स्ट, वेजेस, गैस, फैक्ट्री, पावर, कंज्यूमेबल स्टोर्स, फ्राइट ऑन रॉ मटेरियल, ये हम डेबिट साइड में एडमिट करते हैं. क्रेडिट साइड में क्या था? क्लोजिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल एंड वर्क इन प्रोग्रेस. क्लोजिंग स्टॉक दो प्रकार के हैं, वो रॉ मटेरियल का और वर्क इन प्रोग्रेस. अब हम डेबिट साइड का टोटल करेंगे, वह बड़ा रहेगा और क्रेडिट साइड छोटा आएगा. तो हम क्रेडिट साइड में बैलेंस बाय ट्रेडिंग अकाउंट के नाम से डालेंगे, बाय ट्रेडिंग अकाउंट, और हम यहाँ पर
अमाउंट डाल देंगे, जो भी बैलेंस होगा वो बैलेंस, है ना। ये होता है कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो ये हमारा जो बैलेंस होता है वह ट्रेडिंग अकाउंट को ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये था कि जो संस्थाएं मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हैं वो इसको बनाएंगी। अब आइए देखते हैं लाभ हानि खाता। तो लाभ हानि में यदि हमारे पास व्यापार में क्रॉस लॉस होता है कि हमारा जो लाभ की जगह व्यापार में हानि हो रही, तो सकल हानि को डेबिट साइड में, और अगर हमारा सकल लाभ आता है तो क्रेडिट साइड में एडमिट कर दें। इसके पश्चात हमारे लाभ हानि खाते में अप्रत्यक्ष व्ययों का लेखा किया जाता है। तो लाभ हानि खाते में अप्रत्यक्ष व्ययों में किराया, करवा दर, प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी, पोस्टेज, टेलीग्राम, बीमा, ऑफिस लाइट, मरम्मत, अनुरक्षण, है ना, अवक्षयण, अंकेक्षण शुल्क, बैंक शुल्क, कानूनी व्यय, अपहार, दिया, निर्गत, गाड़ी भाड़ा, ये सारी चीज़ें। और यहाँ पर सकल लाभ के बाद प्राप्त ब्याज, प्राप्त कमीशन, प्राप्त बट्टा, जितनी भी हमारी आय और लाभ हैं उन आय और लाभों को कहाँ पर लिखेंगे हम? लाभ हानि खाते के समाकलन पक्ष में। विनियोगों के विक्रय पर लाभ, संपत्तियों के विक्रय पर लाभ, विविध आय, तो इस तरह से हम इसे बना देते हैं और इनका हम बैलेंस करते हैं। तो अगर डेबिट साइड में योग अधिक है और क्रेडिट साइड में कम है तो क्रेडिट साइड में हम शुद्ध हानि के रूप में लिखते हैं और यह शुद्ध हानि पूंजी खाते को स्थानांतरित होती है। मित्रों, इसमें यहाँ पर डेबिट साइड में मैं और कुछ भी मदें बताना चाहूँगा जो यहाँ पर लिखी जाती हैं। तो आप याद रखें कि डेबिट साइड में जो अप्रत्यक्ष व्यय हैं वो अप्रत्यक्ष व्यय कौन कौन से आ सकते हैं। देखिए, विक्रय पर ढुलाई, विज्ञापन व्यय, अशुद्ध ऋण, मनोरंजन व्यय, यात्रा व्यय, ब्याज, पूंजी पर ब्याज, सेल्स प्रमोशन व्यय, अग्नि से चोरी या हानि, पैकिंग व्यय, विविध व्यय। तो इस तरह से हमारे सारे जो अप्रत्यक्ष व्यय हैं वो अप्रत्यक्ष व्यय और हानि। हानि में कैसे बताया मैंने, जैसे अग्नि से हानि हो गई या हमारी चोरी से हानि हो गई, है ना। तो इनको हम यहाँ पर कहाँ पर लिखेंगे? हमारे जितने भी लॉसेस हैं वो लॉसेस, हमारे हानियों को हम डेबिट पक्ष में दिखाएंगे। और यदि क्रेडिट पक्ष बड़ा है और डेबिट पक्ष छोटा है तो जो बैलेंस आएगा उसे हम शुद्ध लाभ कहते हैं और यह शुद्ध लाभ पूंजी खाते को स्थानांतरित हो जाता है। तो ये आपने देखा, व्यापार खाता और लाभ हानि खाता, ये दोनों ही मिलकर के क्या बनाते हैं? अंतिम खाते। पर मैंने जैसा कि बताया, अंतिम खाते के साथ स्थिति विवरण का प्रकाशित करना अनिवार्य होता है। क्यों? क्योंकि जो बचे हुए हमारे संपत्ति और दायित्वों के बैलेंसेस हैं जो व्यापार की स्थिति दिखाते हैं, अर्थात स्थिति विवरण, वह इसका एक अनिवार्य अंग है। इसलिए हम अंतिम खाते का जब बात करते हैं तो अंतिम खाते की बात करते हैं तो व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और स्थिति विवरण दिखाते हैं, जो खाता ना होते हुए भी इस खाते का अनिवार्य अंग है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ये यहाँ पर मैंने एक इंग्लिश फॉर्मेट भी आपको बताया है कि ग्रॉस लॉस डेबिट साइड में होगा, ग्रॉस प्रॉफिट क्रेडिट साइड में होगा, सैलरी एवं वेजेस, रेंट, टैक्सेस, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, इंश्योरेंस प्रीमियम, ऑफिस लाइट, रेंट, डेप्रिसिएशन, ये सारी चीज़ें हम डेबिट में लिखते हैं। क्रेडिट में वही जो इनकम्स बताई हमारे लिए इनकम्स है या प्रॉफिट है तो वो हमने कहाँ पर क्रेडिट साइड में लिखना है। इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स, मिसलेनियस इनकम्स। और यदि डेबिट साइड हमारा बड़ा होता है और क्रेडिट साइड छोटा होता तो नेट लॉस आता है, और यदि क्रेडिट साइड हमारा बड़ा है और डेबिट साइड छोटा होता है तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट आता है। तो ये मैंने इंग्लिश में आपको एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट दिखाया हुआ है। आइए अब हम देखते हैं स्थिति विवरण।
जैसा कि मैंने बताया, कुछ जो प्रत्यक्ष व्यय थे वो प्रत्यक्ष व्यय, क्रय और विक्रय, प्रारंभिक स्कंद, वो कहाँ पर व्यापार खाते में बंद हो जाते हैं। उसके बाद जो हमारे अप्रत्यक्ष व्यय होते हैं वो हमारे लाभ हानि खाते में जाकर के समाप्त हो गए और खाता बंद हो जाता है। उससे निकला हुआ लाभ हमारा कहाँ पर आता है, स्थिति विवरण में आता है। और शेष जो हमारे पास बचे हुए बैलेंस हैं लेजर अकाउंट्स के, है ना, जिनको हम संपत्तियां और देयताओं के नाम से जानते हैं। अब संपत्तियों और देयताओं की दो अलग अलग सूची बन जाती हैं, जिसे एक विवरण पत्र के माध्यम से हम दिखाते हैं। स्थिति विवरण भी हमने यहाँ पर तरलता के अनुसार लिया है। परमिनेंस जो है स्थायित्व के आधार पर भी बनता है, पर मैंने यहाँ पर आपको तरलता के अनुसार दिखाया है कि जिनका रोकड़ में परिवर्तन जितनी शीघ्रता से होता है उस क्रम को हम तरलता क्रम कहते हैं। जैसे रोकड़ सबसे ज़्यादा तरल होती है, तो यहाँ पर मैंने ऊपर सबसे पहले संपत्तियों में रोकड़ को दिखाया है, और उसके बाद जैसे जैसे जिनकी तरलता कम होती जाती है उसके अनुसार यहाँ पर हमने संपत्तियों को दिखाया हुआ है। तो देखिए, स्थिति विवरण बैलेंस शीट ये एक विशेष दिन होती है, तो उसके दिन माने 31 मार्च जैसे 2020 के दिन, तो 2020 के दिन यहाँ पर लिख दिया जाता है। फिर यहाँ देखें, बैंक अधिविकर्ष, देय विपत्र, व्यापारिक लेनदार, ऋण, अदत्त व्यय, दीर्घकालीन ऋण, पेशगी प्राप्त आय, संचय तथा निधियाँ, पूंजी, पूंजी में जोड़िए पूंजी पर ब्याज, और उस योग में जोड़िए शुद्ध लाभ, और घटाया जाएगा आहरण और आहरण का ब्याज। इनके योग में से आहरण और आहरण का ब्याज घटा दिया जाएगा। यहाँ पर संपत्तियों में रोकड़ हाथ में, रोकड़ बैंक में, विनियोग, देनदार, प्राप्य विपत्र, रहतिया, स्टोर्स, फर्नीचर, एकाधिकार, है ना, जीवित स्कंद, लाइव स्टॉक जिसे कहते हैं, जैसे जैसे हमारा पशुधन जो है वो जीवित स्कंद कहलाता है, तो उसका हम लेखा करते हैं संपत्तियों के रूप में। फिर और भी संपत्तियां हमारे पास आती हैं, स्वायत्त संपत्तियां, विनियोग दीर्घकालीन, मोटर गाड़ियां, प्लांट एवं मशीनरी, भूमि भवन, ख्याति, उपार्जित आय और पूर्वदत्त व्यय। तो ये हमारे संपत्तियां हैं। हम संपत्तियों और दायित्वों को लिख करके उनका योग लगाते हैं। तो ध्यान रखें, बैलेंस शीट का योग हमेशा दोनों पक्षों का योग बराबर आएगा। तो ये हमारे अंतिम खाते में जो विवरण पत्र हुआ, स्थिति विवरण का ये हिंदी प्रारूप है। यही प्रारूप मैं अंग्रेजी में आपको दिखाना चाहूँगा। देखें, बैलेंस शीट एज ऑन लायबिलिटी साइड एंड असेट साइड। सो लायबिलिटीज बैंक ओवरड्राफ्ट, तो ये मैंने बताया था, ये लिक्विडिटी के हिसाब से है ना। तो ये लिक्विडिटी में बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, लॉन्ग टर्म लोन्स, एडवांस रिसीप्ट्स ऑफ इनकम, रिजर्व एंड फंड्स। इसके बाद आता है कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टोटल में प्लस नेट प्रॉफिट लेस ड्राइंग प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इनको प्लस करके इनके टोटल में से माइनस करते हैं, तो बैलेंस बाकी का हमारा आउटर कॉलम में आ जाता है। यहाँ पर देखें, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म, बिल्स रिसीवेबल, स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक, स्टोर्स एंड लूज टूल्स क्लोजिंग स्टॉक, फर्नीचर, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, लाइव स्टॉक, लीज होल्ड प्रॉपर्टी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, व्हीकल्स, मोटर कार, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, गुडविल, इनकम अक्रूड, आउटस्टैंडिंग इनकम्स, expenses unexpired means prepaid. So in this way we prepare the balance sheet, and keep in mind balance sheets both sides total always same are tallied.
तो ये ध्यान रखें कि जब हम बैलेंस शीट बनाएं तो हमारी बैलेंस शीट जब तक दोनों साइड के टोटल दायित्व और संपत्तियों के बराबर नहीं है तो कहीं ना कहीं हम त्रुटि कर रहे हैं। तो ये आज आपने अंतिम खाते देखे कि अंतिम खाते क्या होते हैं और इनके प्रारूप देखे। मित्रों, यह वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगा। धन्यवाद।